ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एंड मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड ऑल वेल विशर्स। लर्न विद ग्लोरियस 2.0 के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं रजनीश कुमार शर्मा आप लोगों का लर्न विद ग्लोरियस 2.0 के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो ग्रामर का एक खूबसूरत टॉपिक है, जो लोग ग्रामर पढ़ते हैं उनको तो पता ही होगा कि ये कितना बेहतर टॉपिक है जो पूरे ग्रामर को रिवाइज करवाता है। बाकी जो लोग नहीं जानते इनके बारे में, हमारे वीडियोज़ में बने रहें और सीखने का प्रयास करें कि इससे क्या क्या चीज़ें सीखने वाला हो सकता है या क्या क्या चीज़ें इससे सीखा जा सकता है। तो अगर आप इस वीडियो पर क्लिक कर चुके हैं तो इट इज़ रिक्वेस्ट टू यू कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें और उसके बाद अपने आप को जज करें कि मैंने इस वीडियोज़ के थ्रू क्या सीखा। ठीक है, तो हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। और ये प्रीवियस क्लासेज के बाद टोटल 8 क्लास हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हम अपने इस चैनल पर करवा चुके हैं और आज क्लास नंबर 9 में फिर से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक मोटिवेशनल कोटेशन लिखे हैं, मोटिवेशनल लाइन लिखे हैं आप लोगों के लिए कि डिफ़िकल्टीज कम नॉट टू ब्रेक अस, डिफ़िकल्टीज कम नॉट टू ब्रेक अस बट टू स्ट्रेंथन अस। कि डिफ़िकल्टीज जो समस्या है हमारे जीवन में वह हमें तोड़ने के लिए नहीं आती है बल्कि वह हमें और भी मजबूत करने के लिए आती है जी। तो हम जब डिफ़िकल्टीज आए तो हम उसका सामना करें और सोचें कि भगवान हमें और भी मजबूत बनाना चाह रहा है, हमें और मजबूत बनना है और उसी पॉजिटिव सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लास नंबर 9 है और प्रीवियस क्लासेज आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो हमारे इस चैनल पर टोटल क्लास पड़ा हुआ है, आप उसको देख लें। और अगर प्रीवियस क्लासेज आपने देखा है तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ प्रश्न रखे हैं जिनको आप लोगों से जानना चाहेंगे कि इसमें क्या समस्या है इन प्रश्नों में या सही उत्तर क्या होना चाहिए। प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिए हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, आई रजनीश कुमार शर्मा इज एन ऑनेस्ट मैन। इस सेंटेंस में आपको लग रहा है कि यह सेंटेंस ग्रामेटिकली ढंग से बिल्कुल सही है या इस सेंटेंस में कहीं पर कुछ एरर होना चाहिए, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है तो बताइए कि इस सेंटेंस में कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। अगर नहीं है तो यह सेंटेंस बिल्कुल नो एरर है और 100% एरर फ्री सेंटेंस है। अगर आप पिछले क्लास के अटेंड किए होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। तो पहले तीनों प्रश्नों को आप सही ढंग से पढ़ें और उसके बाद जांचने का प्रयास करें कि कहीं पर क्या इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। यू विल टेक योर टाइम और जांच करें। आई रजनीश कुमार शर्मा इज एन ऑनेस्ट मैन, पहला सेंटेंस यह है। आपको लग रहा है कि इस सेंटेंस में कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। फिर अगला सेंटेंस यह है, थर्ड नंबर सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है कि यू राहुल इज वेरी सिंसियर स्टूडेंट, इज वेरी सिंसियर स्टूडेंट। देखिए कि इन सेंटेंसेज में कहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। सी योर वाइफ नोज द फैक्ट। तीनों सेंटेंसेज को आप ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद हमें यह जवाब दें कि आपको कहीं पर कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जी तो कहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकता है यह आपको बताना है। चलिए बता पाएँ। चलिए अब अपना आंसर को मैच करवाइएगा कि कहाँ पर आप बता रहे हैं, सही बताएं कि गलत। आई रजनीश कुमार शर्मा, रजनीश कुमार शर्मा यहाँ पर जो है वह प्रॉपर नाउन है और सिंगुलर है। प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन। रजनीश कुमार शर्मा के अनुसार इज का प्रयोग अगर किया गया है तो गलत किया गया है। यहाँ पर रियल सब्जेक्ट रजनीश कुमार शर्मा नहीं है, रियल सब्जेक्ट आई है। इसको हम कहते हैं अपोजिशन के नाम से जानते हैं। दो कॉमाज के बीच में जो भी वर्ड्स आते हैं, जो भी फ्रेज आते हैं उसको हम अपोजिशन के नाम से जानते हैं। और रियल सब्जेक्ट जो होता है वह इस कॉमा के बीच वाला नहीं होता है, इस कॉमाज के पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आई रजनीश कुमार शर्मा और उसके बाद इज के जगह पर क्या होगा, मतलब एम होगा, रियल सब्जेक्ट एम होगा। आई रजनीश कुमार शर्मा आई एम एन ऑनेस्ट मैन।
अब यह सेंटेंस जाके सही हुआ। यानी इसमें इम्प्रूवमेंट यही करना था कि इज नहीं होगा, आइम होगा। यह इसके अनुसार नहीं बल्कि इसके अनुसार होगा। ये दो कॉमाज के बीच में है, यह पोजीशन है, इसके अनुसार हम लोग नहीं प्रयोग करते हैं, इसके अनुसार प्रयोग करते हैं। पिछला क्लास में इस चीज़ को लेकर के डिस्कशन आपके साथ किया गया है, नहीं देखें तो वीडियो जा करके देख लीजिएगा। यू राहुल इज वेरी सिंसियर स्टूडेंट। एक तो पहला बात कि राहुल है, और राहुल के अनुसार अगर इज आप देख पा रहे होंगे तो गलत है। यहाँ पर राहुल अपोजिशन है क्योंकि यह दो कॉमाज के बीच में है, तो रियल सब्जेक्ट यू है। यू के अनुसार हम लोग आर का इस्तेमाल करेंगे, इज का नहीं, आर का इस्तेमाल करेंगे। इस सेंटेंस में एक एरर और भी है। यू राहुल वेरी सिंसियर स्टूडेंट है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर यू राहुल आर ए वेरी सिंसियर स्टूडेंट होगा। ए वेरी सिंसियर स्टूडेंट। दूसरा प्रॉब्लम यह भी था जो कि सेंटेंस लिखते वक्त हम इसका ध्यान नहीं रखे थे। तीसरा, सी योर वाइफ नोज द फैक्ट। इसमें योर वाइफ है तब भी नोज लगेगा, सी है तब भी नोज लगेगा, लेकिन हम योर वाइफ के अनुसार नोज का प्रयोग नहीं किए हैं, बल्कि हम जो प्रयोग किए हैं वह किसके अनुसार किए हैं जी? हम किए हैं रियल में सी के अनुसार। सी मतलब कि वह आपकी जो पत्नी है वह फैक्ट क्या है इस बात के बारे में वह जानती है, तो यहाँ पर नोज बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा होगा कि थर्ड नंबर या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो हमारा फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट वर्ब का, यही कहा था। इसलिए तीनों प्रश्न को आपने उत्तर ढूंढ लिया है। यहाँ पर जो है आई इज नहीं, आइम होना चाहिए था आई के अनुसार। यहाँ पर इज इसके अनुसार, राहुल के अनुसार नहीं बल्कि यू के अनुसार और होना चाहिए था। इंप्रूवमेंट यह भी करना था कि इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, ए वेरी सिंसियर स्टूडेंट। यहाँ पर सी के अनुसार सी इस नोज का प्रयोग कर दिए। यहाँ तक क्लियर है, तो हम चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, अगर आप रूल नंबर 28 पढ़े होंगे पीछे का क्लास नंबर 8 में, तो देयर के बारे में आपको बताया गया था कि देयर का अपना खुद एग्जिस्टेंस नहीं है जी। देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, देयर के साथ प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देयर अपने आप पर डिपेंडेंट नहीं है, देयर जो है किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है, और वह डिपेंडेंट है उस सेंटेंस में आने वाले नॉन पर और प्रोनाउन पर। अगर नॉन किस कैटेगरी का है, प्रोनाउन किस कैटेगरी का है, उसके अकॉर्डिंग। कहने का मतलब सिंगुलर नॉन रहेगा तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और अगर प्लूरल नॉन रहेगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देयर दोनों सेंटेंस में ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नो बुक, रियल सब्जेक्ट यहाँ पर ये है, नॉन ये है, देयर इज नो बुक, और यहाँ पर देयर नो बुक्स। अब यहाँ पर नो बुक्स है, इसका मतलब ये प्लूरल है, तो देयर के साथ इज का प्रयोग करेंगे आर का, तो यहाँ पर प्लूरल है, रियल सब्जेक्ट यहाँ है, तो आर का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी प्रकार नो बुक है, तो नो बुक के अनुसार ये सिंगुलर है, तो आर का प्रयोग नहीं करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। दैट मीन्स उसमें सही होगा देयर इज नो बुक इन द बॉक्स, बॉक्स में एक भी बुक नहीं है। देयर आर नो बुक्स इन द बॉक्स, की बुक में किताबें नहीं हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आया। अगर आप देयर वाले रूल्स को अगर ध्यान से समझे हैं तो इसी से संबंधित आज छोटे छोटे और भी रूल हैं जो अपने आप में उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वह भी सेम वर्क करता है जैसे देयर वर्क करता है। जिस प्रकार देयर किसी सेंटेंस में सेम वर्क करता है जी, उसी प्रकार हमारे पास कुछ और भी वर्ड्स हैं जो अपने आप में वह सिंगुलर के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है, वह प्लूरल के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे टुडेज कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन, हम लिखेंगे कि टुडेज कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन, आज का जो कंसेप्ट है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पर चीज़ों को हम समझेंगे। पहला सेंटेंस हम पढ़ते हैं कि बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम टुडे, फुल स्टॉप। कि आज ना तो टीचर आए हैं जी और ना ही स्टूडेंट्स आए हैं, आज कोई नहीं आए हैं। बोथ, दोनों में से कोई नहीं आए हैं। बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम टुडे, ना तो टीचर आए हैं और ना स्टूडेंट आए। द फॉर्मर इज इल। अब यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया फॉर्मर, इस वर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा, आई नीड योर अटेंशन हेयर। हम आपका ध्यान यहाँ चाहते हैं फॉर्मर पर। ये फॉर्मर वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ये फॉर्मर वर्ड का मतलब होता है पहले वाला। फॉर्म सीक्वेंस में, जब सीक्वेंस में बात करते हैं कि ये वाला उसके बाद ये वाला, तो पहले वाला की बात करते हैं। तो फॉर्मर इस्तेमाल किया गया टीचर के लिए। फॉर्मर किसके लिए इस्तेमाल किया है जी? टीचर के लिए। तो अब चूंकि टीचर के लिए इस्तेमाल किए, ध्यान रखिएगा फॉर्मर इसके लिए इस्तेमाल किए हैं, बाकी इस पर बात बताते हैं।
दूसरा है एंड द लेटर, और दूसरा वर्ड पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेटर पर। किस पर ध्यान देना है? लेटर पर। और एब्सेंट फॉर नथिंग, कि पहला बोल रहा है कि पहला जो एब्सेंट था उसके पीछे का कारण यह था कि वह जो पहले वाले थे, पहले वाला अर्थात जो टीचर हैं, जो टीचर हैं वह बीमार हैं, इसलिए वह नहीं आए हैं। ठीक है। एंड द लेटर, लेटर इस फॉर्मर का मतलब पहले वाला होता है, लेटर का मतलब बाद वाला होता है जी, सीक्वेंस में बाद वाला, और इसका मतलब होता है पहले वाला। पहले वाला जब सीक्वेंस में बात किया जाए, पहले वाला माने दो का डिस्कशन साथ में किया जाए तो पहले वाला के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मर, और बाद वाला के इस्तेमाल करते हैं लेटर। ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि पहला क्यों नहीं आया, तो पहले वाले नहीं आने का कारण क्या था कि वह बीमार हैं। ठीक है। और द पहले वाले सिंगुलर हैं, इसलिए यहाँ पर फॉर्मर के साथ इज का प्रयोग किए, इज का प्रयोग किए। फॉर्मर का मतलब टीचर ही समझ लीजिए, मतलब टीचर इज इल, टीचर इज इल, टीचर ही बीमार है, तो टीचर सिंगुलर था तो इसलिए इज का प्रयोग किए हैं। सेकेंड वाला इस्तेमाल किया गया है लेटर स्टूडेंट्स के लिए। अब स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, दैट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लुरल है, तो इसलिए यहाँ पर द लेटर आर का इस्तेमाल किया गया। आर का आया बात समझ में? आर का इस्तेमाल किया गया है जी। किसका इस्तेमाल किया गया है? आर का इस्तेमाल किया गया है। कहने का मतलब लेटर के साथ इज भी लग सकता है, लेटर के साथ आर भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि लेटर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे इसी सेंटेंस को हम आगे पीछे कर देते वर्ड्स को, जैसे इसी चीज़ को अगर हम ऐसे कर देते कि बोथ, अब उसके बाद पहले स्टूडेंट्स लिख देते, बोथ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर। कहने का मतलब है कि द टीचर को बाद में रखते एंड के, और द स्टूडेंट्स को पहले रख देते द टीचर के स्थान पर। द टीचर के स्थान पर हम रख देते द स्टूडेंट्स, और द स्टूडेंट्स के स्थान पर अगर द टीचर रख देते तो चीज़ें बदल जाता। यहाँ पर द फॉर्मर के साथ हमें आर का प्रयोग करना पड़ जाता, क्योंकि इस बार जो फॉर्मर इस्तेमाल होता वह टीचर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वह स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल होता। किसके लिए जी? स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल होता। तो लिखते हो द फॉर्मर आर इल, इस प्रकार लिखते कि पहले वाले बीमार हैं, और एंड द लेटर इज यहाँ पर लिखना होता है कि दूसरे वाले जो एब्सेंट है उनके पीछे कोई वजह नहीं है। हमें लगता है यह बात आपको समझ में आया होगा। आई एक्सपेक्ट टू यू कि आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मर और लेटर के बाद हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें कि प्लुरल वर्ब का प्रयोग करें, यह डिपेंड करता है कि फॉर्मर किस नॉन के लिए इस्तेमाल किया गया है, प्रोनाउन के रूप में। यह प्रोनाउन के रूप में वर्क करता है, फॉर्मर और लेटर प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। तो सिंगुलर नॉन है, तो सिंगुलर नॉन के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया गया फॉर्मर, तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर वर्ब प्रयोग किए हैं सिंगुलर का। और स्टूडेंट्स चूँकि प्लुरल नॉन है और इसलिए यहाँ पर जो प्रयोग किए हैं प्रोनाउन लेटर, तो इसलिए इसके बाद हम लोग प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यह बात आपको समझ में आ गई। क्या यह एग्जाम्पल आपको समझ में आया कि फॉर्मर और लेटर के बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा या प्लुरल, दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि वह किसके लिए इस्तेमाल किया गया। सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया गया था तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, प्लुरल के लिए इस्तेमाल किया गया था तो प्लुरल वर्ब का यूज। चीज़ें यहाँ पर जरा सा बदल देते कि द स्टूडेंट्स पहले कर देते, टीचर बाद में कर देते, तो यहाँ पर द फॉर्मर के साथ आर लगा होता और यहाँ पर द लेटर के साथ इज लगा होता। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नहीं समझे तो फिर से वीडियो को बैक करके देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स। अब ये जो वर्ड्स देख रहे हैं, फॉलोइंग पर आप गौर करिएगा। किस पर गौर करना है आपको? फॉलोइंग वर्ड पर आपको गौर करना है जी। किस पर गौर करना है? फॉलोइंग पर। सॉरी। ये जो फॉलोइंग वर्ड आप देख रहे हैं जी, फॉलोइंग वर्ड, इस पर आपको गौर करना है, इस पर आपका ध्यान चाहते हैं हम। द फॉलोइंग के साथ आर लगा हुआ है, द फॉलोइंग के साथ इज लगा। ठीक उसी प्रकार जैसे देयर के साथ इज लगता था, देयर के साथ आर भी लगता था। तो जिस प्रकार देयर का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं था जी, उसी प्रकार फॉलोइंग के साथ अपना कोई एग्जिस्टेंस इसका नहीं है। डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो नेम्स है लिखा गया है, नेम्स, द नेम्स है, द नेम्स यानी कहने का मतलब यह प्लुरल है, इसलिए यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया है जी? आर का इस्तेमाल किया गया। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार द फॉलोइंग इज द बेदर, द बेदर चूंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज का इस्तेमाल किया गया है। द बेदर चूंकि सिंगुलर है इसलिए फॉलोइंग के साथ इज का इस्तेमाल किया गया है। और द नेम्स ऑफ द न्यू स्टूडेंट में द नेम्स जो है प्लुरल है, इसलिए वहाँ पर किसका इस्तेमाल किया गया है?
यह इसलिए वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है प्लूरल का। बात समझ में आ गया होगा। यह बात समझ में आया कि आप मान लीजिए कि जिस प्रकार देयर है उसी प्रकार सच लाइक फॉलोइंग भी है, लेटर भी है और फॉर्मर भी है। चलिए आगे एक वर्ड और है, द अंडरसाइंड रिक्वेस्ट द प्लीजर ऑफ योर कंपनी टुडे एट 4 PM, साइंड बाई राकेश। राकेश कुमार जी हैं कोई जो हस्ताक्षर किए हैं, अंडरसाइन किए हैं और साइंड करके सामने वाले पर्सन को इनवाइट करना चाह रहे हैं। कुछ मीटिंग वगैरह होगा उसमें इनवाइट करना चाह रहे हैं कि आज आपका उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही गरिमा से भरा हुआ रहेगा, कि द अंडरसाइंड रिक्वेस्ट होगा। अब अंडर के साइंड के साथ हम रिक्वेस्ट लिखें कि रिक्वेस्ट लिखें, कि रिक्वेस्ट लिखें। यहाँ पर देखिए द अंडरसाइंड यहाँ पर भी है, द अंडरसाइंड यहाँ पर भी है जी, और द अंडरसाइंड यहाँ पर भी है जी। ठीक है जी, यहाँ पर अंडरसाइंड के साथ रिक्वेस्ट का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर अंडरसाइंड के साथ केवल रिक्वेस्ट का प्रयोग किया गया है। आप इस बात को जानते हैं कि भर में जब एस लगा देते हैं तो वह सिंगुलर बन जाता है और भर में जब एस लगा हुआ नहीं रहता है तो वह प्लूरल होता है। तो यह जो है हम रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट पर बात कर रहे हैं कि अंडरसाइंड के साथ रिक्वेस्ट कब होगा, रिक्वेस्ट कब होगा। तो अंडरसाइंड के साथ रिक्वेस्ट तब होगा जब रिक्वेस्ट करने वाला पर्सन जो है एक ही है, एक सिंगल व्यक्ति अगर किसी को इनवाइट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि द प्लीजर ऑफ योर कंपनी टुडे एट 4 PM, कि अगर आप 4 बजे, आज शाम के 4 बजे अगर आप आते हैं और हम लोग जब साथ में आपसे मिलेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगा। तो ये उस प्लीजर की बात कर रहा है कि द अंडरसाइंड रिक्वेस्ट द प्लीजर ऑफ योर कंपनी टुडे एट 4 PM, कि अगर आज शाम को 4 बजे आते हैं और हम लोगों से जब मिलते हैं तो बड़ा ही खुशी मिलेगा। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करने वाला व्यक्ति केवल साइंड बाय राकेश, यानी सिंगल एक ही पर्सन है। जब एक पर्सन है तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? रिक्वेस्ट मतलब एस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर द अंडरसाइंड रिक्वेस्ट द प्लीजर ऑफ योर कंपनी टुडे एट 4 PM साइंड बाय राकेश एंड रीना। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट करने वाले पर्सन सिंगल पर्सन नहीं है बल्कि डबल पर्सन है, दैट मीन्स मोर देन वन पर्सन है। एक राकेश भी है और दूसरा रीना भी है। एक राकेश है जी और दूसरा कौन है? रीना है। एक राकेश है और दूसरा कौन है? रीना है। तो दोनों मिलकर के अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज अगर आप लोग जो आते हैं और हमारे शाम बजे होने वाले प्रोग्राम में अगर आप अटेंड करते हैं, आते हैं, मिलते हैं, तो एक अलग ही प्लीजर होगा, एक अलग ही सुख का अनुभव होगा। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करने वाले पर्सन चूँकि प्लूरल में है, मतलब मोर देन वन है, तो इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है रिक्वेस्ट का। ठीक है जी, तो ये इससे डिपेंड ही नहीं करता है कि अंडरसाइंड के साथ क्या लगने वाला है। तो यह आपको कुल मिलाकर बात यह समझना है कि ये 4 वर्ड्स को और ऐड कर लीजिए। जैसे आप देयर के बारे में जानते हैं उसी प्रकार फॉलोइंग के बारे में जानिए, उसी प्रकार आप अंडरसाइंड के बारे में जानिए, उसी प्रकार फॉर्मर के बारे में जानिए और उसी के बाद लेटर के बारे में जानिए। तो 4 वर्ड, ये चीज़ें आप समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ये चीज़ों को हम समराइज करके कैसे पढ़ें। तो समराइज करने का कहने का मतलब है कि ये 4 वर्ड्स आपको ध्यान रखना। एक है फॉर्मर और एक है लेटर। फॉर्मर मतलब पहले वाला, फॉर्मर मतलब पहले वाला। ये सब डिस्कशन पहले एग्जाम्पल डिस्कशन कर दें, उसके बाद हम कंसेप्ट ला रहे हैं। उसके बाद लेटर मतलब बाद वाला। लेटर मीन्स क्या होता है? बाद वाला। मैंने 2 गो का डिस्कशन अगर सेम टाइम में करना है, क्योंकि पहला ये दूसरा ये तो पहला होगा फॉर्मर, दूसरा होगा लेटर, बाद वाला। फॉलोइंग मतलब होता है ऐसे तो निम्नलिखित, आप याद करबे करते होंगे। अंडरसाइंड कहने का मतलब ऐसे होता है सिग्नेचर्ड बाय, मतलब किसी के द्वारा जो साइन किया जाता है उसको कहते हैं अंडरसाइंड बाय फलना देवा, जो भी हो। तो पहला इसके बारे में बात याद ये रखना है कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, कि इसका अपना खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जी। कहने का मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है, कहने का मतलब यह है एग्जिस्टेंस नहीं है इसका भी कहने का मीनिंग यह है कि इट इज यूज्ड एज ए सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ फॉर्म्स। यह सिंगुलर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, प्लूरल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है, इसके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है जी, इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि यह किस प्रकार के नाउन के लिए इस्तेमाल किया गया। ये सब प्रोनाउन है। ये चारों जो आप देख रहे हैं यह प्रोनाउन के कैटेगरी में आता है। किसके कैटेगरी में आता है जी?
प्रोनाउन के कैटेगरी में। फॉर्मर लेटर फॉलोइंग अंडरसाइंड, फॉर्मर लेटर फॉलोइंग अंडरसाइंड, ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फॉर्मर लेटर फॉलोइंग अंडरसाइंड जो है वह नाउन नहीं है, वह प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन है तो ये प्रोनाउन अगर किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया, सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल किया गया है जी, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और प्लूरल वर्ब के लिए, प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल किया गया है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा बात, डू नॉट ऐड एस और ई एस, इसमें कभी भी हम लोग एस और ई एस जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। यानी कि फॉर्मर की जगह पर फॉर्मर्स लिख दें, या लेटर के जगह पर लेटर्स लिख दें, फॉलोइंग के जगह पर फॉलोइंग्स लिख दें, अंडरस्टैंड के जगह पर अंडरस्टैंड्स लिख दें, तो इस सब में एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। एस या एस नहीं लगाइएगा। दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस बात को समझ गए कि जिस प्रकार देयर जो है उसी प्रकार फॉलोइंग भी है, उसी के प्रकार लेटर भी है, उसी प्रकार जो है वह फॉलोइंग है, और जस्ट लाइक जो है अंडरस्टैंड भी है। चलिए अब डिस्कशन करते हैं आगे के प्रश्नों को। चलिए, द चीफ पॉइंट्स आर एज फॉलोज। अब ये जो सेंटेंस आगे लिखे हैं इससे रिलेटेड कंसेप्ट आगे है, पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। द चीफ पॉइंट्स आर एज फॉलोज, कि जो मुख्य पॉइंट है, जो चीफ पॉइंट्स है वह जो है यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा गया एज फॉलोज है। इसमें सीखने वाला बात क्या है, द डिस्क्रिप्शन इज एज फॉलोज, जो डिस्क्रिप्शन से जो वर्णन है वह यहाँ पर है। ठीक है जी, यहाँ पर लिखे, नीचे लिखा गया है एज फॉलोज है। तो यहाँ पर चीफ पॉइंट्स प्लूरल सब्जेक्ट था तो आर का इस्तेमाल, डिस्क्रिप्शन चूँकि अनकाउंटेबल है तो इसके लिए इज का इस्तेमाल किया। ठीक है, यहाँ पर सीखने वाला बात यह है कि एज फॉलोज का जो फॉर्म है वह इसी फॉर्म है, इसी फॉर्म में रहता, एज फॉलोज के ही फॉर्म में रहता। एज फॉलो नहीं होता है, एज फॉलोज ही होता है। एज फॉलोज जो नीचे दिया गया है, दर्शाया गया है, नॉट एज फॉलो। एज फॉलो नहीं होता है, एज फॉलो नहीं होता है जी, एज फॉलोज होता है। इस बात को याद रखें, समझ रखें, एज फॉलो नहीं होता है, एज फॉलोज होता है। ठीक है, आगे उसी प्रकार प्लीज गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। यहाँ पर इस वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, रिगार्ड्स पर। यहाँ भी रिगार्ड्स है और यहाँ भी रिगार्ड्स है, इस पर एज रिगार्ड्स पर। तो रिगार्ड्स के बारे में बताया जा रहा है कि जिस प्रकार एज फॉलोज होता है जी, उसी प्रकार एज रिगार्ड्स होता है। क्या होता है जी, एज रिगार्ड्स होता है। जिस प्रकार एज फॉलोज होता है उसी प्रकार एज रिगार्ड्स होता है के संबंध में। उसी प्रकार एज कंसर्न्स होता है। क्या होता है जी, एज कंसर्न्स होता है। जैसे प्लीज गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, कि मेरा जो अभिवादन है, जैसे अगर बोल रहे हैं कि प्लीज गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, मेरा अभिवादन कहना। ठीक है जी, सेंड माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर फैमिली, अपने परिवार को मेरे तरफ से बहुत अच्छा शुभकामनाएं जो है देना, इस प्रकार की चीज़ें। एज रिगार्ड्स योर रिक्वेस्ट वी आर स्टिल रिव्यूइंग द डॉक्यूमेंट्स, कि आपके अनुरोध के संबंध में, जैसा आपने अनुरोध किया था उसी को देख करके, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है अभी भी क्या कर रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर रहे हैं, उसको हम लोग फिर से दोबारा जांच कर रहे हैं, दोबारा देख कर रहे हैं कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए आगे, एज रिगार्ड्स, इसी को बात कर रहे थे, एज रिगार्ड्स होता है, उसी प्रकार एज कंसर्न्स होता है। ठीक है जी, एज रिगार्ड्स द न्यू प्रोजेक्ट के संबंध में नो डिसीजन हैज बीन मेड येट, अब तक कोनो डिसीजन जो है नहीं लिया गया है जी। जो नया प्रोजेक्ट आया है उसके संबंध में, उसी के संबंध में एज रिगार्ड्स, उसी के संबंध में, इसका मतलब होता है के संबंध में। एज रिगार्ड्स द न्यू प्रोजेक्ट नो डिसीजन हैज बीन मेड येट, अब तक कोनो डिसीजन नहीं लिया गया है जी। एज कंसर्न्स द न्यू पॉलिसी वी विल डिस्कस इट टुमारो, अब आगे की न्यू जो पॉलिसी है, जो नई नीति है, उसके संबंध में हम कल डिस्कशन करेंगे। तो हम यहाँ पर से बात सीखने वाला बात यह 3 पॉइंट था कि एज फॉलो नहीं होता है, एज फॉलोज होता है। उसी प्रकार एज रिगार्ड नहीं होता है जी, रिगार्ड्स होता है। उसी प्रकार एज कंसर्न नहीं होता है जी,
एज कंसर्न्स होता है, कंसर्न्स। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना था कि एज रिगार्ड्स होता है, एज कंसर्न्स होता है, एज फॉलोज होता है। ठीक है, यह बात आप समझ चुके होंगे। अगर हम रूल बाय रूल की बात करें तो हम 28 तक रूल डिस्कशन कर चुके थे, और ये जो है 30 नंबर रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। रूल नंबर 30 में अगर हम सीखना चाहें तो एज फॉलोज, एज रिगार्ड्स, एज कंसर्न्स होता है। अच्छा, तो 28 तक चला था, तो 29 में कौन था? तो 29 में ये वाला पॉइंट जो सीखना था। 29 कहाँ गया? डिफिकल्टी, सॉरी, सॉरी। ये वाला पॉइंट, ये रूल नंबर 29 के अकॉर्डिंग जाएगा। रूल नंबर 29 कि फॉर्मर लेटर फॉलोइंग अंडरसाइंड जो है इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है 29 में, और वो 30 नंबर रूल में। रूल नंबर, अब ये डिस्कशन करने के बाद एक चीज़ और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन के दुनिया में जाइएगा तो ये आपको बहुत परेशान करने वाला है। बाकी आप 12th लेवल तक पढ़ रहे हैं तब भी आप चीज़ों को सीखे रहें, बेहतर रहें, मस्त रहें। तो नीड है और डेयर है, एग्जाम में पूछता है नीड और डेयर के बारे में। किसके बारे में जी? नीड और डेयर के बारे में। नीड और डेयर के बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए जी, नीड और डेयर के 2 फॉर्म हैं। नीड और डेयर दोहरा रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कितने रूप में? दोहरा रूप में। पहला कि यह प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है। प्रिंसिपल कह दिए, इसका मतलब है कि आप समझ जाइए मेन वर्ब के रूप में। कौन सा वर्ब? यह पहला तो कि इट इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। दूसरा, इट इज यूज्ड एज अ मॉडल एक्जुलरी वर्ब। इट इज यूज्ड एज अ मॉडल एक्जुलरी वर्ब। मॉडल एक्जुलरी वर्ब। मॉडल एक्जुलरी वर्ब कह दिए, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब। कहने का मतलब यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है। कौन? यह मतलब कौन? नीड और डेयर। नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होगा। मेन वर्ब कह दिए, समझ गए? मेन वर्ब जैसे गो हो गया, कम हो गया, रीड हो गया, राइट हो गया, टीच हो गया, ये सब किसका है? मेन वर्ब। मेन वर्ब कह दिए जिसका V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 हो गया। और मॉडल एक्जुलरी वर्ब कह दिए, इसका मतलब जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, सैल हो गया, बिल हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, मे हो गया, मस्ट हो गया। टोटल 13 मॉडल एक्जुलरी वर्ब हैं। तो उसी के रूप में तो नीड और डेयर इस रूप में भी काम करता है। दैट मीन्स प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी, अर्थात मेन वर्ब के रूप में भी, अर्थात इसका V1, V2, V3 बना सकते हैं आप। और मॉडल एक्जुलरी वर्ब के रूप में भी काम करता है। यह बात समझ गए कि नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में भी काम करेगा, और नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब मॉडल एक्जुलरी वर्ब के रूप में भी काम करेगा। बाय दैट्स इट, बात समाप्त। पहला पढ़ते हैं, ही नीड्स ए पेन। अब यहाँ पर ही के बाद नीड्स लिखा हुआ, नीड्स, और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही नीड्स व्हाट, उसे क्या जरूरत है? तो ही नीड्स अ पेन, अर्थात उसे एक पेन की जरूरत है। तो यहाँ पर नीड्स किस फॉर्म में है? V5 के फॉर्म में है। अगर V5 के फॉर्म में है यानी कि मेन वर्ब के रूप में है जी। तो मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर नीड्स किस रूप में इस्तेमाल हुआ है? मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। किस रूप में? मेन वर्ब के रूप में। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है यह? तो 5th फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है, V5 है, जिसको हम लोग बोलते हैं आई डू नॉट नीड योर हेल्प। अब डू या डैज के बाद नॉट है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। डू नॉट या के बाद V1 का प्रयोग करते हैं तो ये V1 है। आई डू नॉट नीड व्हाट, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है? तो योर हेल्प, तुम्हारे हेल्प की, तुम्हारी मदद की हमें कोनो ज़रूरत नहीं है। हम जो है जैसे हैं वैसे रहने दो, हम ठीक हो जाएंगे अपने आप। तो आई डू नॉट नीड योर हेल्प, आई डू नॉट नीड योर हेल्प, आई डू नॉट नीड योर हेल्प। ठीक है जी। तो यहाँ पर V1 के रूप में आए, यानी कि यह भी जो है मेन वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है जी? तो 1st फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है। सी डियर्स टू गो देयर, सी डियर्स टू गो देयर। अब सी है, सी जी, सी के बाद डायरेक्ट डियर्स लिखा हुआ, उसके बाद टू गो देयर, 2 वर्ब है। 2 वर्ब को अगर 2 मेन वर्ब को साथ में प्रयोग करना है तो उसके बीच में टू आएगा। सी डियर्स टू गो देयर मतलब उसको वहां जाने की हिम्मत है, उसमें इतना हिम्मत है कि वह वहां जा सकती है। सी डियर्स टू गो देयर कहने का मतलब उसके अंदर इतना हिम्मत है, करेज है, क्षमता है, कैपेसिटी है कि वह वहां जा सकती है।
तो सी के बाद डायरेक्ट डियर्स लिखा गया है, मतलब V5 लगा दिया है, अर्थात ये V5 है, तब मेन वर्ब का यह फिफ्थ फॉर्म है। यू डू नॉट डियर टू फेस, फिर से डू नॉट आ गया, फिर से डू नॉट आ गया जी, फिर से डू नॉट आ गया, और उसका मतलब है कि ये V1 है, तो यह भी मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल है। यहाँ पर देख रहे हैं कि डेयर, नीड, यहाँ पर दो नीड देखें, यहाँ पर डेयर देखें, तो नीड भी V5 और V1 और डेयर भी V5 और V1 के रूप में इस्तेमाल हुआ। कहने का मतलब है नीड और डेयर का इस्तेमाल मेन वर्ब के रूप में कैसे होता है ये हम लोग देख लिए। बोले देखें कि नहीं देखें, नहीं देखें तो देखिए ना जी, अभी हम दिखाएं ना जी, एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं तो समझिए, अगर ऐसे नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत ना होगा। तो ही नीड्स अ पेन, यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर नीड्स और डेयर के बारे में हमने जाना समझा कि इसको मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि नीड और डेयर का हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस चीज़ को भी समझते हैं। जैसे यहाँ पर जो नीड और डेयर का इस्तेमाल किया गया वो किस फॉर्म में है। जैसे अगर बोलेंगे ही डेयर्स नॉट गो देयर, बताइए इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं एरर है। क्या आप इस सेंटेंस में एरर को पहचान पाइएगा? इस सेंटेंस में कहाँ इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है? अगर आप इस सेंटेंस में इंप्रूवमेंट करिएगा तो आपको मेरे तरफ से मिलेगा 2000 रुपया का उधार इनाम। जी हाँ, उधार इनाम ही हम देते हैं। आप अपने रेड बुक होगा तो उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, जब हम पैसा फेंकना चालू करेंगे, तब हम जिसका भी कर्जा रहेगा बोलिएगा कि आप क्लास में बोले थे 2000 रुपया, तो 2000 रुपया आपको दे देंगे। ठीक है जी। तो ही डेयर्स नॉट गो देयर, ही डेयर्स नॉट गो देयर, इस सेंटेंस में आपको क्या ढूंढना है? एरर। इस सेंटेंस में कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अगर इस सेंटेंस में प्रॉब्लम आप बताते हैं तो आपको मेरे तरफ से अभी जैसे बताया गया कि 2000 रुपया का उधार इनाम मिलेगा। कंडीशन यह भी है कि आपको कब मिलेगा, तो ये उधार इनाम है, या तब मिलेगा जब मेरे पास अथाह पैसा हो जाएगा, पैसे की कमी नहीं रहेगा, तब तक लिख के रखिए आप। चलिए पहचान पाएँ तो बेल एंड गुड, नहीं पहचाने तो हम पहचान के आपको बताते हैं। देखिए जी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नॉट के बाद है गो, नॉट के बाद ये V1 है, V1, तो ये तो हो गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब नॉट के पहले जो रहता है वह हेल्पिंग वर्ब रहता है, वह मेन वर्ब नहीं रहता। नॉट जो है वह हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सेंटेंस जब बनाते हैं, डू नॉट होता है, डज नॉट होता है, डिड नॉट होता है, या हैज नॉट होता है, तो आपको पता होगा इज नॉट होता है, आर नॉट होता है, एम नॉट होता है। तो नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब रहता है। अगर यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में है जी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, तो हेल्पिंग वर्ब में डेयर्स लिखे की कौन ज़रूरत था? आप हेल्पिंग वर्ब हैं तो आप छेड़छाड़ नहीं करिए, इसमें ही डेयर ही लिखिए, काहे कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप इस्तेमाल किए हैं। तो ही डेयर नॉट गो देयर होगा, डेयर्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डेयर्स नहीं होगा, डेयर्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा जी? डेयर्स नहीं होगा। अच्छा, ही डेयर नॉट गो देयर होगा। क्या होगा? क्योंकि आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किए। यहाँ पर देखिए, आई डेयर नॉट अपोज टू हिम, मुझे उसके अगेंस्ट में, उसके खिलाफ में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है, मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता, उसका विरोध नहीं कर सकता। तो नॉट है, तो नॉट के पहले यह हेल्पिंग वर्ब है। कहने का मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है डेयर। और जब डेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, या नीड जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, तो उसमें एस या एस कुछ भी छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं होती, तो जिस फॉर्म में है। यहाँ पर भी नॉट है, नॉट के पहले अगर नीड आया है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर मेन वर्ब है से, यहाँ पर मेन वर्ब है अपोज। ठीक है जी। तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल देखें। कहने का मतलब है कि आपने यह भी देखा कि डेयर का इस्तेमाल या फिर नीड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं और मेन वर्ब के रूप में करते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं होती। तो नीड का नीड ही लिखाता है, डेयर का डेयर ही लिखाता है। कभी डेयर्स नहीं होगा, कभी नीड्स नहीं होगा। ऐसा नहीं कि नीड्स नॉट होगा, ऐसा नहीं कि डेयर्स नॉट होगा। ठीक है जी। तो ये था आज का क्लास हमारा, यहीं तक है, और आप बहुत सारे चीज़ों को सीखे होंगे हमारे इस क्लास से। और लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग हमारे इस लेक्चर में पार्टिसिपेट किए, अपना कीमती समय दिए, और इससे जो हमने कुछ सिखाने का प्रयास किया, आप जो है सीखने का प्रयास किए और हमने सिखाने का प्रयास किया। तो आगे का क्लास हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा जो
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक जो चल रहा था उसका थ्योरी क्लास समाप्त होता है, थ्योरी का क्लास समाप्त होता है। टोटल 9 क्लास, नहीं तो कई बार स्टूडेंट को लगा कि पता कितना क्लास होगा। टोटल क्लास नंबर 9 तक हुआ है, थ्योरी समाप्त हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब जो है हम आपके सामने केवल एक्सरसाइज लाएंगे और उसका क्वेश्चन का आप लोग फिर से कहते हैं कि नोवो जो वीडियोज है उसको आप लोग गो थ्रू करके रिवीजन कर लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए, और जब हम लाएंगे तो उसमें आपसे केवल प्रश्न पूछा जाएगा, आपको उत्तर देना होगा। यहाँ पर क्या भराएगा जी, कहाँ इज भराएगा जी, कहाँ आर भराएगा, कहाँ बाज भराएगा, कहाँ बियर भराएगा, कहाँ है भराएगा, कहाँ हैज भराएगा। आपको बताना है, मस्त रहना है अपने जीवन में व्यस्त। क्या समझे? आपको बनाना है मस्त, रहना है आपको जीवन में व्यस्त, क्योंकि सब कुछ मस्त हो जाएगा जब आप अपने जीवन में व्यस्त हो जाइएगा। तो आपको अपने जीवन में व्यस्त रहना है, मस्त रहना है, जो भी करना है मन से करना है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। और इस बार लेक्चर और किसी थ्योरी के साथ नहीं, इस बार हम आपसे सीधे क्वेश्चन आंसर का खेल खिलवाएंगे। आप उस खेल में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होना चाहते हैं, तैयार हैं, तो फिर से इस चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए, ताकि उस दिन जब हम खेल करवाएं, अगला दिन जब खेल करवाएं क्वेश्चन आंसर वाला लाएं, तो उसमें आपके पास जो है कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे। तुरंत आंसर, तुरंत क्वेश्चन को देखें, तुरंत बोले कि यहाँ पर इज होगा, यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर एम होगा, यहाँ पर इज होगा, यहाँ पर हैव होगा, यहाँ पर हैज होगा। तो आपको खुशी मिलेगा कि आपने चीज़ों को सीखा, और वहाँ पर जब अप्लाई करेगा तब मज़ा आएगा। क्योंकि जब तक क्वेश्चन आंसर का खेल नहीं खेलेंगे तब तक मज़ा आने वाला नहीं है। और विद्यार्थी जीवन है, विद्यार्थी जीवन में तो कष्ट रहेगा ही, क्योंकि विद्यार्थी जीवन जो है वह त्याग का जीवन है। तो त्याग करिए, और जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं थोड़ा सा कम यूज करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी, ओ माय गॉड, थैंक यू। क्लास कवर करते हैं।